जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज्जत करने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक़, जिसने पैदा किया और जिसकी तफसील में इल्म है। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है सेरिब्रल पॉल्सी, सीपी। सीपी कोई बड़ा सब्जेक्ट भी है और बड़ी कॉस्ट है, इसमें बेशुमार बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। और वैसे इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत ही पिछले साइड पे कोई गलती कम होती है, लेकिन बहरहाल होने करती है तो इसका बड़ा अच्छा स्कोप है। लेकिन आज हम इसको डिस्कस करेंगे और आपको बेशुमार ऐसे बच्चे मिलेंगे जो सेरिब्रल पॉल्सी के होते हैं। हमारे पास इस वक्त तकरीबन 15,000 बच्चा रजिस्टर है और उसमें जो मेजर बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चे जो हैं वो सेरिब्रल पॉल्सी के हैं। तो इसलिए अगर आप माजूर बच्चों का या स्पेशल बच्चों का इलाज करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सेरिब्रल पॉल्सी को समझना बड़ा ज़रूरी है। व्हाट इज द सेरिब्रल पॉल्सी और उसका इलाज क्या है। तो इसलिए हमने पहले तो ये समझना है कि सेरिब्रल पॉल्सी है क्या और उसकी जो नॉन कॉजेज हैं एलोपैथी में या दूसरे सिस्टम में वो डॉक्टर कुर्रतुल-ऐन आपको बताएंगी। लेकिन फिर मैं आपको होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसकी क्या कॉजेज हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट है हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। हाँ जी डॉक्टर। The process of discussion is cerebral palsy, and cerebral palsy is actually a broad term. Okay, ये कोई एक disease को नहीं कह सकते, it come under umbrella of huge diseases, huge disorders, which come under umbrella of cerebral palsy. Next question. Cerebral palsy is actually defined in 1860s by John Hopkins, and who defined cerebral palsy as a little disease because it usually affects the little man, infants, so it's called a little disease before in 1860s. Well, John, please next. And cerebral is actually the cerebrum. This is your cerebrum, and this is cerebellum, and then this is your brainstem. The cerebral palsy affect most commonly it affects your cerebrum. This is your cerebrum, which is mostly related to motor function, which is related to sensory function. आपके चलने फिरने से आपकी जो मूवमेंट होती है, तो आपकी सेंसेशंस होती हैं, बेसिकली जो आपका जितना सेरिब्रम है वो आपको कंट्रोल करता है। आपकी वॉइस, आपकी स्पीच, आपकी हियरिंग, ठीक है, जितनी भी चीजें होती हैं वो आपका सेरिब्रम कंट्रोल करता है। एंड जो सेरिबेलम है इट इज बेसिकली जो है वो आपकी पोस्चरिंग के साथ जो है वो आपका कनेक्ट होता है कि आप जो है मूव किस तरह करते हो, आपकी जो है वो हियरिंग किस तरह के साथ जो है वो कॉन्शियस ओरिएंटेड होते हो। एक टैक्सी गेट तो नहीं होता आपकी, आपकी गेट नॉर्मल होती है। तो दिस इज मोस्टली रिलेटेड विद योर सेरिब्रम। और जो ब्रेन स्टेम होता है ये आपकी बहुत सी क्रेनियल नर्व्स भी होती है ब्रेन स्टेम में, जिससे आपको जो है वो सेंसेशंस आती हैं। आपको ब्रेन स्टेम से जो है वो आपकी आई जो होता है आप देख सकते हो। इस तरह की सारी चीजें जो है आपका ब्रेन स्टेम, आपकी रिस्पिरेटरी सिस्टम, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये सारा आपका ब्रेन स्टेम जो है वो कंट्रोल करता है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि एक बच्चा है जिसका व्यू तो चल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर वो ब्रेन डेड है तो उसका ब्रेन स्टेम डेड हो चुका होता है, ठीक है, क्योंकि रिस्पिरेटरी सिस्टम आपका ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है। उसका व्यू तो चल रहा होता है लेकिन उसकी रिस्पिरेशन नहीं होती, तो बेसिकली उसका ब्रेन स्टेम डेड हो चुका होता है। नेक्स्ट। और पाल्सी क्या है? इट इज एक्चुअली बियॉन्ड लाइसिस, लूजनिंग, मतलब लेक ऑफ मसल कंट्रोल, ठीक है। पाल्सी इज अ लेक ऑफ मसल कंट्रोल। तो सेरिबेलम इज अ लेक ऑफ एक्चुअली योर होल मोटर मूवमेंट, ठीक है। सेरिबेलम पाल्सी जो है वो आगे जाके आपका सेरिब्रल पाल्सी जो आपको सेंसेशंस को भी इन्वॉल्व करता है, बट इट इज एक्चुअली अ डिजीज ऑफ डेवलपिंग ब्रेन, ठीक है। जो ब्रेन जब डेवलप हो रहा होता है उसमें जब कोई ब्रेन इंजरी आती है, कोई ब्रेन लीजन होती है, तो तब आगे जाके बड़े बच्चे जो होते हैं वो सीपी बनते हैं, सीपी चाइल्ड बनते हैं। तो इट इज एक्चुअली अ डिजीज ऑफ डेवलपिंग ब्रेन एंड इट इज अ परमानेंट नॉन प्रोग्रेसिव एंड स्टैटिक एन्केफेलोपैथी, यानी कि ये एक स्टैटिक डिजीज है, इनके प्रोग्रेस नहीं करता, तो रहते हैं
मतलब इसमें ये नहीं होता कि आपको आगे जाके कोई और इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, स्टैटिक रहता है, ब्रेन इंजरी हो चुकी तो वो होगी, उसमें कोई प्रोग्रेशन नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट, as I already told you that it is actually a motor function disorder। ये आपकी जो मोटर फंक्शन होता है, जो आपके दिमाग में दो किस्म के मैटर्स होते हैं, जैसे ग्रे मैटर एंड देन देयर इज अ व्हाइट मैटर। जो ग्रे मैटर होता है दैट इज भी आपका जो है वो इन्वॉल्व होता है आपके थिंकिंग प्रोसेस के साथ, आपकी परसेप्शंस के साथ, आपकी सेंसेशंस के साथ, आपकी हियरिंग के साथ, जितनी चीजें होती है मोटर फंक्शन के साथ आपका ग्रे मैटर मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है, जो आपकी क्रॉस मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। जबकि फाइन मोटर मूवमेंट्स होती है दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय द व्हाइट मैटर, ठीक है। तो एक बेसिकली जो आपका सेरेब्रल पाल्सी है वो आपके ग्रे मैटर को जो आपको इन्वॉल्व करता है, आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व करता है, जो कि थिंकिंग प्रोसेस के साथ जो है वो इन्वॉल्व होता है, जो आपके इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज के साथ जो है इन्वॉल्व होता है, जैसे ग्रे मैटर। तो सेरेब्रल पाल्सी यूजुअली अफेक्ट द ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन and it is a non-progressive brain lesion. It is present at birth or shortly thereafter. इनके birth पे भी होता है, before birth भी injury हो सकती है। इंट्रायूट्राइन भी आपने जो है वो हो सकता है कि इंट्रायूट्राइन मदर के अंदर because of कोई placental insufficiency है, कोई इनग्रोइंग ब्रेन जो है congenital malformation of the brain है, या फिर after birth जो है वो इंजरी हो सकती है, डिलीवरी इंजरी हो सकती है, बर्थ हाइपोक्सिया हो सकता है, तो उसकी वजह से भी इंजरी हो सकती है। अब जो सेरेब्रल पाल्सी है ये डिफरेंट जो है वो इराक के लोग और डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट तरीके से इसको डिस्क्राइब करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी जो है वो आप उसको लेस देन 1 ईयर की एज में आप उसको कहते हैं कि वो जितनी भी इंजरीज लेस देन 1 ईयर की एज में होंगे उसको सेरेब्रल पाल्सी आप बोलेंगे, सीपी डिफाइन करेंगे। लेकिन किसी जगह पर ये भी कहा जाता है कि इसमें अगर 2 to 5 इयर्स ऑफ एज पे और 3 इयर्स पे एज पे, क्योंकि आपका जो ब्रेन है 80% डेवलप होता है एट द एज ऑफ 5 इयर्स। अडल्ट ब्रेन के 80% जो है वो आपका ब्रेन एट द एज ऑफ 5 इयर्स डेवलप हो चुका होता है। और बहुत सी रिसर्चेस आती है कि आपका ब्रेन जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है फिर एट द एज ऑफ 21 to 25 इयर्स ऑफ एज। तो सेरेब्रल पाल्सी जो है वो उस वक्त भी हो सकता है, बट दिस टाइम की उसके उस वक्त जो आपकी ब्रेन में हाइपोक्सिक इंजरी होगी वो सेरेब्रल पाल्सी के अंदर नहीं आएगी। सेरेब्रल पाल्सी बेसिकली क्वालिफाइज विद चिल्ड्रन, ठीक है। ये कोई आपकी ग्रोइंग ब्रेन की लीजन है, विच इज नॉट अ लीजन ऑफ डेवलप्ड ब्रेन, ठीक है। It is non-curable and it's a lifelong condition. Obviously हमारी ब्रेन एक ऐसी चीज है और आपका हार्ट एक ऐसी चीज है जो एक दफा डैमेज हो जाए, ठीक है, तो इट कांट रीजनरेट, ठीक है। आपकी बॉडी के हार्ट का और आपकी बॉडी में आपकी जो ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं वो एक दफा डैमेज हो जाते हैं, वो रीजनरेट नहीं होते, ठीक है। एक दफा जब ब्रेन में कोई इंसल्ट हो जाती है तो वो रीजनरेशन नहीं होती। तो इसी तरह कोई भी इंसल्ट अगर ब्रेन में होती है दैट इज स्टैटिक, इट कांट रीजनरेट, इट कांट री-रिकवर। तो ब्रेन की जो लीजन होती है वो स्टैटिक लीजन होती है क्योंकि ब्रेन के न्यूरॉन्स और हार्ट में इसीलिए जो रीजनरेट नहीं होते। So it is a non-curable and it's a lifelong condition. It's a lifelong liability for the patient's parents. Next. Effects क्या होता है बेसिकली मोटर मूवमेंट को, आपकी पोस्चरल मूवमेंट को बेसिकली जो है वो अफेक्ट करते हैं, आपकी पोस्चर को अफेक्ट करते हैं, आप चल नहीं सकते हो ठीक तरीके से, आपकी मोटर डिसेबिलिटीज को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, 70% ऑफ सेरेब्रल कॉजेज है ना वो बिफोर बर्थ है, ठीक है। बर्थ में जो है वो मदर में कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जैसे मदर इज डायबिटिक, if the mother have any history of hypertension, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी जो है वो ब्रेन की ग्रोथ को डिक्रीज करते हैं, बिकॉज हाइपरटेंशन में आपकी प्लेसेंटा की जो इनसफिशिएंसी होती है, प्लेसेंटा की जो ब्लड सप्लाई होती है मदर में वो डिक्रीज हो जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। तो ऑब्वियसली जो आप न्यूट्रिशन डिक्रीज होता है, प्लेसेंटा जो है वो एक बेबी को ड्यूरिंग यूट्रो जो है वो बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है, न्यूट्रिशन नर्स कर रहा होता है। तो वो जब प्लेसेंटा की सफिशिएंसी होगी ऑब्वियसली आपकी ब्रेन को ग्रोथ के लिए जो है वो मल्टीन्यूट्रिएंट्स चाहिए दैट इज कम फ्रॉम प्लेसेंटा, तो वो जो है वो अगर नहीं होगी तो तब भी जो है वो आपकी बेबी की ब्रेन को अफेक्ट होगा। तो 70% जो कॉजेज होती है दैट इज अकर बिफोर द बर्थ एंड दैट इज रियली डिस्टर्ब द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो नॉन कॉजेज कहते हैं कि इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कोई भी इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो है वो टॉर्च इन्फेक्शन है, दैट इज टोक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, देन दैट इज इतनी टॉर्च इन्फेक्शन आपके जितने भी आते हैं, ठीक है। रूबेला आ गया, साइटोमेगालोवायरस आ गया, टोक्सोप्लाज्मोसिस आ गया, ये सारे इन्फेक्शन इफ द मदर इज इन्फेक्टेड विद दैट देन बेबी शुड बी प्रेजेंट विद सीपी, क्योंकि ये सारे इन्फेक्शन आपकी ब्रेन को इन्फेक्ट करते हैं। जैसे साइटोमेगालोवायरस है तो आपकी सेरेब्रल कैल्सिफिकेशन हो सकती है, तो ब्रेन डेवलप नहीं हो सकता सही तरीके से, अदर ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करती है। देन जो है वो कोई यूटीआई है मदर को, ठीक है, मदर सेप्सिस में तो तभी आपके जो है वो ब्रेन को इन्फेक्ट कर सकता है। देन इनसफिशिएंट ऑक्सीजन डिसेबिलिटी का फिगर्स, ऑक्सीजन कहां से आती है? आपके प्लेसेंटा से आती है, तो अगर प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है दूसरे से भी। प्रीमेच्योर इन्फेंट, बिकॉज़ प्रीमेच्योर इन्फेंट्स दे हैव स्मॉल ब्रेन, दे हैव स्मॉल न्यूरोनल सिस्टम, दे आर मोर प्रोन टू डेवलप द सेरेब्रल पाल्सी, दे आर मोर प्रोन टू डेवलप द हाइपोक्सिक इस्केमिक इंसल्ट, इस वजह से। फिर उसके बाद
एस्फिक्सिया ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी। अब आपकी जो लेबर और डिलीवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉजेज है पाकिस्तान में जो अभी तक इरेडिकेट नहीं हो सकती, दैट इज योर ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, डिलीवरी नहीं होती ठीक तरीके से, जो हमारी पेरिफेरीज में डिलीवरीज हो रही है, मदर जो है वो ऑब्स्टेट्रिक लेबर के साथ आती है, उधर ही बच्चे को जो है वो रिस्पिरेटरी डिप्रेशन हो चुका होता है, वॉक्सिक इस्कीमिक इंसल्ट हो चुकी होती है। तो जो बच्चे पैदा होते हैं, हमने सुना होगा कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हो, एक सीपी चाइल्ड जो आपको मदर के पास आए कि बच्चा जी मेरा बैठता नहीं है, देयर डेवलपमेंट डिले। एक बच्चा जो नॉर्मल बच्चा होता है वो 3 माह की उम्र में अपनी गर्दन संभालना शुरू कर देता है, 6 माह की उम्र में वो जो है वो बैठता है विद सपोर्ट, एंड 9 मंथ की उम्र में वो रोल करता है, क्रॉल करना शुरू कर देता है। मदर कहते हैं कि अभी तक इसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स नहीं अचीव किए। तो योर फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी कि जी बच्चा पैदा होने के बाद रोया था कि नहीं, बिकॉज व्हेन द बेबी क्राई आपकी जो रिस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन पहुंचती है ब्रेन में। ठीक है, क्योंकि बिफोर बर्थ जितनी भी ऑक्सीजन आ रही होती है दैट इज ट्रांसफर टू द सेंटा। ठीक है, आपकी बेबी की लंग्स जो है वो ब्रीथ नहीं कर रही होती बिफोर डिलीवरी, एंड आफ्टर डिलीवरी ये बेबी क्राई करता है तो लंग्स जो है वो ब्रीथ करना शुरू करती है, तो आपकी ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचती है। तो इफ ही डिडंट क्राई फॉर 5 to 10 मिनट्स देन ही मस्ट बी लेबल्ड एज अ सीपी चाइल्ड। आप उसे बोल सकते हो वो सीपी चाइल्ड लेबल्ड हो सकता है, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी ब्रेन को 5 to 4 मिनट्स ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, एक दो पैक ऑक्सीजन इस्कीमिक इंसल्ट हो चुकी तो दोबारा ब्रेन आपका रिग्रोल नहीं करेगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूछो, कोई भी मदर आती है कि बच्चा जी आपका रोया था कि नहीं, इमीडिएटली आपके पास रोया था कि नहीं, क्योंकि मदर बहुत जल्दी नहीं रोया था, होम डिलीवरी थी, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर का बच्चा नहीं रोया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर हिस्ट्री, यू शुड आस्क योर मदर वेदर बेबी क्राई और नॉट। Then any blood diseases, blood-borne diseases, जैसे mother जो है whether if she is having any disease, जैसे sickle cell anemia है, कोई G6PD deficiency है, मदर में कोई blood inborn error of metabolism है, मदर में कोई जो है वो anemic mother है, तो वो भी आप मुझे पूछना होता है, क्योंकि this also leads to several effects। क्योंकि anemia भी क्या होता है, आपकी बॉडी में HP आपका जो होता है हीमोग्लोबिन क्या करता है, आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में ऑक्सीजन लेके जाता है। ठीक है, तो जब आपको एनीमिया होता है तो देयर इज अ डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, क्योंकि ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो जितनी भी ब्लड डिजीज है फिर सिवियर जॉइंटिस क्यों पूछते हैं, ठीक है, इसलिए पूछते हैं क्योंकि एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, ये आपको सबको पता होगा कि मदर या ब्लड जो ही बैच करता है तो जितने लीड टू कनेक्ट टैरस पता है कि दिस जॉइंटिस इज सो सिवियर, द मदर का ब्लड तो द मदर इज बी नेगेटिव एंड द बेबी इज बी पॉजिटिव। ठीक है, उनकी ब्लड को मैच नहीं करा तो बेबी सिवियर जॉइंटिस के साथ प्रेजेंट कर सकता है। अगर आप नहीं ट्रीट करोगे तो जितना भी जो है वो जॉइंटिस जो है वो हैव एबिलिटी टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, जो आपका ब्लड ब्रेन का बैरियर है वो क्रॉस कर सकता है, और वही टॉक्सिक केमिकल्स आपके बेसल गैंग्लिया को इन्वॉल्व करते हैं जो आपके ब्रेन स्टेम के अंदर जो होते हैं। तो उसकी वजह से जो है वो बेबी जो है वो बिल्कुल टोनी पोस्टरिंग होती है। अगर हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ठीक है, हमें पता चल जाए कि मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और बेबी का ब्लड ग्रुप जो है पॉजिटिव है, हम उसी वक्त ब्लड क्रॉस मैच करवा के बिल्कुल लेवल करवा के अंडर ऑब्जर्वेशन फोटोथेरेपी के अंदर रखते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो उसको कर्निक टेरेस डेवलप हो जाता है, और कर्निक टेरेस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है सीपीटी, उसके बच्चे भी सेरेब्रल पाल्सी में जा सकते हैं। Then other birth defect क्या हो सकते हैं कि there is a hydrocephalus, there is a meningomalocele, ठीक है जी, इधर एक encephaly छोटा ब्रेन था बच्चे का, ठीक है, कोई आपकी जो है वो पीछे बताते थे कि कमर में थोड़ा था, इस तरह की चीजें, ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हुई, वेंट्रिकल सही तरीके से नहीं बने आपके ब्रेन के, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है तो ब्रेन ग्रो ही नहीं किया, आपका सारा पानी पड़ा होता है, डिकोकुलेशंस को कहते हैं आप, तो ब्रेन का अल्ट्रासाउंड करवाते तो सारा आपके वेंट्रिकल डायलेट पड़े होते हैं, ब्रेन बना ही नहीं होता। तो आपको जितने भी बर्थ डिफेक्ट्स हैं, ये बर्थ डिफेक्ट्स अब तो इतनी लेटेस्ट रिसर्च आ चुकी है कि जितने भी बर्थ डिफेक्ट्स हैं ये बिफोर डिलीवरी ही पता चल जाते हैं, और यूरोपियन कंट्रीज में और यूएस में ड्यूरिंग डिलीवरी इन बर्थ डिफेक्ट्स को जो है वो ट्रीट करके बच्चे को जो है वो नॉर्मल बर्थ जो है डिलीवर किया जाता है। एंड दिस प्रोसेस डजंट हैपन इन पाकिस्तान, लेकिन बाहर की कंट्रीज में जो है वो जितने भी यूट्रो डिफेक्ट्स हैं वो जो है वो मदर के पेट के अंदर ही ट्रीट होते हैं, और फिर जो है वो नॉर्मल बेबी जो है वो आता है, बिकॉज जो इन्वायरमेंट मदर की पेट के अंदर होती है वो आप बाहर प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। तो प्रीमेच्योर इन्फेंट्स होते हैं मोस्ट कॉमन इसलिए जो है वो सीपी होते हैं। ट्विन डिलीवरी के बारे में भी कहा जाता है कि जो ट्विन प्रेगनेंसी है उनमें भी जो है वो चांसेस हैं, दैट इज 20 to 20% के, वो भी जो है वो उनमें भी कुछ बच्चे सीपी चाइल्ड होते हैं ट्विन डिलीवरी में, वो भी डिपेंड करता है कि कितनी जो है क्योंकि ट्विन में ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन हो रही होती है, तो उसकी वजह से भी हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंसल्ट ब्रेन में हो सकती है। Then acquired CP 10% of the children, वो acquired CP कौन से होते हैं, यानी कि acquired CP वो होते हैं एक बच्चा बिल्कुल नॉर्मल पैदा हुआ, ठीक है, उसको क्या होगा कि he develop sepsis, ठीक है, sepsis की वजह से meningitis हो गया, meningitis की वजह से क्या होगा हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंसल्ट ब्रेन में, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर उसके बाद वेंट में रहा काफी अर्सा, तो बच्चा वेंट में रहता है, जब बार बार बच्चा को लैप्स करता है, बार बार बच्चे को रिसक्सिएट करते हो तो बार बच्चे को हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंजरी हो रही होती है, तो उसकी वजह से भी बच्चे जो है वो दैट इज एक्वायर्ड इंजरी जो आप खुद दे रहे हो, उसकी वजह से भी बच्चे जो है वो सीपी होते हैं, जबकि ओनली 10%। आफ्टर द फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ, जो पहले 2 साल में जो है वो कहाँ होती है, तो तब आप लोग कह सकते हैं। तो नेक्स्ट चीफ कॉज जो है वो सेरेब्रल पाल्सी की, दैट इज हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंफेक्शनोपैथी।
जो आफ्टर बर्थ होती है, अगर बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलती तब आप उसको लेबल करते हो, जैसे डिले क्राई हिस्ट्री, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ सीपी जो बर्थ के टाइम होती है, एंड पाकिस्तान में ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है जो आफ्टर बर्थ होती है, दैट इज इंट्रापार्टम एस्फिक्सिया, डिप्रीविएशन ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन, ऑक्सीजन नहीं मिली ब्रेन को, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू दैट आफ्टर बर्थ अगर बेबी क्राई नहीं करेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, एट टाइम आप रिससिटेट नहीं करते, तो पेरिफेरीज में होता है जो डाई हैंडल्स बेबी होते हैं, जहाँ पे प्रॉपर किस्म के जो है वो एलएचडीज नहीं होती, हॉस्पिटल नहीं होते ट्रैवल्स एरिया में, तो ये सीपी वहाँ पे बहुत कॉमन है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सीपी जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ लिम्स इन्वॉल्व, ठीक है, जो आपके कौन से लिम्स इन्वॉल्व होते हैं, क्वाड्रोप्लेजिया इन दिस ऑल फोर आर लिम्स, ठीक है, क्वाड्रोप्लेजिक सीपी जो होते हैं जिसमें आपकी 4 लिम्स इन्वॉल्व होती हैं, आपकी हैंड्स की, आपकी लेग्स भी इन्वॉल्व होंगे, और ये जो सीपी बच्चे होते हैं ये मोस्टली मेंटल रिटार्डेशन और इनमें जो होती है इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट होती है, इन बच्चों में जो है वो सीरियल के चांसेस 70 to 60% होते हैं, इनमें झटके भी लग सकते हैं, ये बच्चे मेंटल रिटार्डेड भी होंगे, ठीक है, और ये बच्चे जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ देखोगे बेड रिडन बच्चे होते हैं, ठीक है, एंड दीस पेशेंट मोस्टली डाई ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, उनके इनमें जो है वो आपके रेस्पिरेटरी मसल्स भी इन्वॉल्व हुए होते हैं, हर किस्म के इन्फेक्शन कैरी करते हैं, और दीस पेशेंट मोस्टली जब आपके पास आते हैं सीपी चाइल्ड झटकों की वजह से आके और इस तरह की कॉम्प्लिकेशन के अंदर दीस पुअर प्रोग्रेसिंग होता है इसका, जो आपके क्वाड्रोप्लेजिक सीपी होते हैं, बेड रिडन। Then there is the diaplegic sleep. Diaplegic में all 4 sleeps भी involved होती है, legs are most freely affected than arms, क्योंकि diaplegia में जो है वो आपकी legs most commonly involved होती है as compared to the arms, diaplegic sleep है, लेकिन इनमें mental retardation इतनी नहीं होती। Then there is a hemiplegic CP in which one side of the body is involved and the arm is more commonly involved than the leg, ठीक है, ये diaplegic CP का कैसे पता चलता है आपको, तो बेसिक होता है वो आपके हैंड प्रेफर करता है, ठीक है, जब कोई चीज को आप कराओगे तो वो एक हैंड को प्रेफर करेगा और दूसरे हाथ को नहीं हिलाएगा, then you can recognize that they have disorder of only one limb of the body. Then there is a triplegic sleep में limbs are involved, ठीक है, arms और legs जो 3 limbs आपके involved होती है, one arm जो है वो नॉर्मल होती है। Then there is monoplegic and only one arm is affected, दूसरी arm जो है वो आपकी affected होती है, और ये डिपेंड करता है कि क्वाड्रोप्लेजिक में कितना एरिया ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व किया है, ठीक है, अगर आपके बहुत सेरेब्रल हेमिस्फीयर इन्वॉल्व हो चुके हैं, पूरा मोटर कॉर्टेक्स उड़ गया है तो आपका क्वाड्रोप्लेजिक हो गया, फिर आपका हेमिप्लेजिक होगा कि आपका दिखाऊं द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज इन्वॉल्व, तो आपका दिस ऑल डिपेंड ऑन द कितनी एक्सटेंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट है ब्रेन की, ब्रेन कितना डैमेज हो चुका है। नेक्स्ट, दिस इज अब सीपी के आगे जो कि मैंने आपको बताया कि दैट इज स्पेसिफिक और जो क्लासिफिकेशन है स्पास्टिसिटी होती है, रिजिड टोन होती है, ठीक है, और ये आपके मोस्टली कौन होते हैं स्पास्टिसिटी बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स आपके थॉट प्रोसेस से भी इन्वॉल्व होता है, आपकी मूवमेंट से भी इन्वॉल्व होता है, आपकी कंट्रोल करता है और आपकी सेंसेशन को इन्वॉल्व करता है, तो स्पास्टिसिटी जब भी होगी, एक सीपी होता है जो बहुत टोनिक पोस्चर होते हैं, बिल्कुल अकड़े हुए होते हैं और फिट्स होते हैं, उनकी टोनिक रिजिडिटी होती है, that is most commonly involved because of the involvement of cortex. Then if the basal ganglia involved, then these patients need to present with the epilosis. Epilosis क्या होता है कि this is abnormal movement of the body, आपकी बॉडी की हैंड्स की या फिर लेग्स की जो है वो आपकी फ्रंटल एरिया की abnormal movement होती है, and then there is ataxic gait because of the अगर आपका cerebellum movement है तो that is ataxic gait. Ataxic gait क्या होती है कि ठीक तरीके से चल नहीं सकती, that is waddling gait, ठीक है। नेक्स्ट, and the type of specific CP is मैंने हेमिप्लेजिया बताया था कि one arm involved है, diaplegic में आपकी both arms और legs are most commonly involved होती है, टिप टॉप वॉकिंग होती है इन बच्चों की, ये जो आपकी सीपी चाइल्ड है जो डायप्लेजिक होते हैं उनको अगर आप चलाते हो तो उनकी टिप टॉप वॉकिंग होती है, टिप टॉप वॉकिंग और बहुत सी डिजीज होती है, लेकिन सीपी चाइल्ड में टिप टॉप वॉकिंग होती है, टिप टॉप वॉक करते हैं, तो अगर कोई बच्चा इसमें टिप टॉप वॉक करता है, ठीक है, अदरवाइज हेल्दी नॉर्मल है तो उसको जो आप कर सकते हो क्योंकि ब्रेन इंसल्ट है इसमें। Then there is a quadriplegic, and whole limbs are affected. इनके सब जो है आपकी limbs affected हुए। Then classification on the basis of movement disorder. I already discussed जो spasticity CP होती है, मैं पहले बता चुकी हूँ कि मसल टोन जो है बेसिकली आपकी इफेक्ट हुई होती है, मसल इसमें आपके स्टिफ हुए होते हैं, spasticity के मतलब ये मसल जो है। Then is the epidural CP, which is known as dyskinetic CP, जिसमें आपकी बॉडी की मूवमेंट इफेक्ट हुई होती है, जिसमें अनकोऑर्डिनेटेड मसल मूवमेंट होती है, इससे बच्चा जो है स्ट्रेट नहीं चल सकता, वॉक नहीं सही तरीके से कर सकता, ठीक है, वॉक नहीं कर सकता, तो ये आपकी एपिड्रॉइड सीपी है। देन एटिक्सिक सीपी दैट इज लेस कॉमन, जहाँ पे आपका बैलेंस नहीं मेंटेन कर सकता, चलते चलते फ्रीक्वेंट फॉल्स की हिस्ट्री देंगे कि चलते चलते गिर जाता है, उसकी गेट है वो एटिक्सिक है।
स्टेगिंग गेट होती है, मोस्टली अनस्टेडी हैंड मूवमेंट होती है, तो ये आपकी जो है मोस्टली जो है वो आपके सेरिबेलम की डैमेज हो सकती है। देन कंबाइंड क्लासिफिकेशन में तो जो सीवियर फॉर्म में सीपी होती है उनमें दोनों होते हैं, उनमें एब्नॉर्मल मूवमेंट्स भी होती हैं और उनमें जो है वो आपके ब्रेन भी इन्वॉल्व हुआ होता है और उसमें आपके जो है वो हेमिप्लीजिया भी होगा, क्वाड्रिप्लीजिया भी होगा, But symptoms of CP, the most important symptom of CP is a posture or balance problem. ठीक है, इनको अपना posture ही maintain नहीं कर सकते, अपना balance भी maintain नहीं कर सकते. Then the loss of control and coordination, इनकी कोई control नहीं होता, कोई coordination नहीं होती, they don't have thinking process, कोई बात नहीं कर सकते, handwriting में कोई coordination नहीं होती, कि बोलते हैं हमको पता नहीं होता कि क्या बोल रहे हैं. नेक्स्ट है एब्नॉर्मल मसल टोन। एब्नॉर्मल मसल टोन होते हैं कि नॉर्मल मसल टोन जो है वो नहीं होती, या फिर वो बिल्कुल हाइपरटोनिक होंगे या फिर हाइपरटोनिक होंगे, टोन बहुत इंक्रीज हो जाएगी या फिर टोन होगी नहीं, लॉस ऑफ टोन होगी, बिल्कुल हाइपरटोनिया होगा। एब्नॉर्मल स्ट्रेंथ होती है, इनके रिफ्लेक्सेस मोस्टली जो है वो आपकी सीपी में जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन रीजन होती है। लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन कौन सी होती है, तो आपके मसल्स के लेवल पे, जहाँ पे आपके मोटर न्यूरॉन्स जो आपके मसल्स के लेवल पे, यानी कि आपके ट्रैक्स डैमेज हुए हुए हैं, सेरिबेलर स्पाइनल ट्रैक्स। लेकिन अपर मोटर न्यूरॉन रीजन क्या होती है, जो आपके ब्रेन में जाके जो है वो न्यूरॉन्स डैमेज हुए, तो आप इनके रिफ्लेक्सेस जो होते हैं मोस्टली ब्रिस्क होते हैं, जब आप उसके रिफ्लेक्स इनिशिएट करते हो तो ब्रिस्क रिफ्लेक्सेस होते हैं। देन सिस्टम ऑफ मोटर डिले होते हैं, मोटर डेवलपमेंटल डिले होते हैं कि इनमें मोटर जो है वो माइलस्टोन, जो नॉर्मल माइलस्टोन जो बच्चा नॉर्मल एज में अचीव करता है वो ये नहीं अचीव करता है। ये कि 1 ईयर की एज पे जो बच्चा चलना शुरू हो जाता है, ये बच्चे चलते नहीं है, ठीक है, ये बैठना नहीं शुरू करते, ये बिल्कुल हाइपोटोनिक होते हैं, गर्दन नहीं संभालते। And then there's a cognitive defect. Cognitive defects तो होते हैं that is usually involve your thinking process. आपके सोचने से, आपके समझने से जो आपके process होती हैं, वो इन बच्चों के अंदर नहीं होती। अर्ली साइंस क्या हो सकते हैं कि आप एक बच्चा सीपी साइड में, अर्ली साइन आप कैसे डिटेक्ट करते हो कि बच्चा जब आपके सीपी चाइल्ड बनेगा, बच्ची का बच्चा जब बहुत स्टिफ होता है या फिर उसका फ्लॉपी पोस्चर होता है। एक नॉर्मल बच्चे का ऐसा पोस्चर होता है कि वो अपनी हैंड्स की मूवमेंट कर रहा होता है, पाँव की मूवमेंट कर रहा होता है, लेकिन ये फ्लॉपी बच्ची है, कोई मूवमेंट नहीं होती, यू शेप पोस्चर होता है इनका। देन बॉडी स्टिफनिंग होती है, लेकिन बहुत रिजिड बॉडी होती है, ठीक है, बहुत लेथार्जिक होंगे, ठीक है, हाई पिच क्राई होती है, ठीक है। जब भी आपकी ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होती है तो मोस्टली बच्चे जो है वो बहुत हाई पिच क्राई के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो फिर हम लोग जो नॉर्मल इन्फेंट्स होते हैं उनमें हम लोग जो है मोरल रिफ्लेक्स होता है, तो हम लोग नॉर्मल इन्फेंट्स में चेक करते हैं कि वेदर देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। मोरल रिफ्लेक्स में मैं बताऊंगी कि कैसे मोरल रिफ्लेक्स करते हो। अगर मोरल रिफ्लेक्स बहुत ज्यादा एक्सैजरेटेड है तो इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे में कोई सीएनएस इन्वॉल्वमेंट है या फिर इन्फेक्शन है या कोई इस तरह की चीजें इन्फेंट्स में, ठीक है। और जो एक्सेसिव जो हमारे पास हाइपोक्सिक इस्कीमिक इनकेफेलोपैथी है मोस्टली रिलेटेड टू सेरेब्रल पाल्सी, इसकी 3-4 ग्रेडिंग भी होती है। ग्रेड 1 जो होता है वो उसमें आपकी बहुत एक्सेसिव क्राई होती है बच्चे की। ग्रेड 2 जो होता है बच्चा जो है उसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, वो लिथार्जिक होगा, उस पे फिट्स पड़े होंगे। ग्रेड 3 जो हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंसल्ट होती है वो कोमा में होते हैं बच्चे, ठीक है। तो जब भी बच्चे आपके पास डिले क्राई के साथ प्रेजेंट करते हैं तो उनको 3 ग्रेड्स में आप लोगों को क्लासिफाई कर सकते हो। ग्रेड 1 अगर बच्चा जो है बहुत इरिटेबल है, जिटरी हो रहा है, ठीक है, और जो है वो एक्सेसिव क्राई है, तो आप सब बोलोगे इसका ग्रेड 1 एक्सफिक्सिया है, ठीक है। ग्रेड 2 में क्या होता है कि बच्चे को फिट्स पड़ना शुरू हो गए हैं, तो दैट इज द ग्रेड 2 एक्सफिक्सिया। ग्रेड 3 के बच्चे तो आते हैं वो आपका डिलीवरी मूवमेंट करते ही नहीं है, सिर्फ उनकी रिस्पिरेशन चल रही होती है, ना वो क्राई करते हैं 1.5, 2, 3 घंटे तक उनकी कोई क्राई नहीं होती, तो दैट इज लेबल्ड एज ग्रेड 3 एस्फिक्सिया एंड यू एसोसिएटेड विद पोर प्रोग्नोसिस। ग्रेड 2 भी रिवर्सल हो जाती है, ठीक है। ग्रेड 1 की भी रिवर्स, ग्रेड 2 जो है ग्रेड 1 में रिवर्स होके आ सकता है, लेकिन ग्रेड 3 वाले जो बर्थ एस्फिक्सिया वाले पेशेंट्स होते हैं वो नहीं आते। अब जो है वो नई लेटेस्ट रिसर्च आई है, हमने हॉस्पिटल्स में यूज करना शुरू कर दिए। तो जो बर्थ एस्फिक्सिया वाले बच्चे हैं जिनको हमें पता होता है कि डिले क्राई के साथ प्रेजेंट हुए हैं, उनको हम वार्म नहीं करते, ठीक है। उनको हम लोगों ने कुछ ऐसी हमारे पास मशीन्स हैं जिनकी हम लोग बच्चे को जो एक प्रॉपर टेम्परेचर के ऊपर ठंडा करते हैं, ठीक है, ताकि ब्रेन की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको रोका जा सके। क्योंकि जितना ब्रेन मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा उतने वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, उतने ब्रेन इंजरी को ज्यादा डर, आप ब्रेन डैमेज होने का डर होता है। तो इसलिए एक हाइपोथर्मिक एनवायरनमेंट हम लोग क्रिएट करते हैं। बच्चे को जो है वो हम लोग को 24 आवर्स एक ऐसी मशीन में रखते हैं जो बच्चे को बिल्कुल ठंडा किया जाता है, तो बिल्कुल ठंडा हो जाता है और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बच्चे का टेम्परेचर जो है वो लोड डाउन किया जाता है। तो उससे ये होता है कि सीपी के जो है रिवर्सल के चांसेस हो सकते हैं। ये आजकल जो है वो लेटेस्ट चीजें जो हम लोग अब यूज करना शुरू की है हमने टिप्स में। जो हमारे पास बच्चे जो डिले क्राई के साथ जो सीपी चाइल्ड आते हैं उनमें हम लोग जो है हाइपोथर्मल एनवायरनमेंट, वैसे तो ये इंडिकेशन है कि कोई बच्चा पैदा हो रोए तो उसको फौरन वार्म करो, हाइपोथर्मिया नहीं करनी। लेकिन जो बच्चे डिले क्राई के साथ आपके साथ प्रेजेंट करते हैं उनको जो है वो वार्म नहीं करना होता, वार्मर के अंदर नहीं रखना होता, ताकि ब्रेन है वो थोड़ी देर के लिए मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो, ताकि वो एक्ट ना करे और हम जो जितनी भी स्कीमिक इंसल्ट है उसको रिवर्स कर सके।
देन हाई पिच पे हो गया सीजनिंग ऑफ लेग्स, ठीक है, जब बच्चों को सीजनिंग चाइल्ड होते हैं उनको खड़ा करते हैं तो उनकी लेग्स में सीजनिंग होना शुरू हो जाती है। देन वीक सक एंड टंग क्रैम्पिंग, सकिंग या फीडिंग डिफिकल्टीज भी होती है। पुअर हेड कंट्रोल होता है, क्योंकि आप बच्चे को सीधा करके रखोगे एट द एज ऑफ 3 मंथ्स को हेड कंट्रोल आता ही नहीं है उनमें, बिल्कुल लेथार्जिक और हाइपोटोनिक होते हैं। दैट इज द अर्ली साइन जो आप 0 to 3 मंथ्स में जो है वो आप बच्चे में जज कर सकते हो कि वेदर दिस चाइल्ड इज गोइंग टू बी सीजर। नेक्स्ट, देन एब्नॉर्मल और प्रोलॉन्ग रिफ्लेक्सेस, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं जिनमें आपका मोरल रिफ्लेक्स आता है। नेक्स्ट इज दैट इज मोरल रिफ्लेक्स, ठीक है। मोरल रिफ्लेक्स होता है वो आपका मोस्टली जो है वो 4 मंथ्स की एज पर चला जाता है, लेकिन जो सीपी बच्चे होते हैं उनका मोरल रिफ्लेक्स जो है वो 4 मंथ्स की एज पे नहीं जाता। मोरल रिफ्लेक्स आप कैसे चेक करते हो कि जो बच्चे के सर्वाइकल वर्टिब्रे होती है उसकी नेक को आप एक्सटेंड करते हो, ठीक है। एक्सटेंड करने के बाद जैसे आप उसको छोड़ते हो तो ये उसके अंदर रिस्पॉन्स आता है कि बिल्कुल आर्म्स होती है वो फ्लेयर हो जाती है, ठीक है। ये एक मोरल रिफ्लेक्स है, जो नॉर्मल बच्चा होता है इस तरह का मोरल रिफ्लेक्स होता है। लेकिन जो सीपी बच्चे होंगे ना उनसे आप नेक एक्सटेंड करके छोड़ोगे तो वो कुछ नहीं करेगा, उसके हाथ उसी तरह लटके रहते हैं, ठीक है। तो ये एक इंडिकेशन है कि ब्रेन डैमेज हुआ है। नेक्स्ट, देन इज नॉर्मल एसिम्प्टोमेटिक क्रोनिक नेक रिफ्लेक्स, ठीक है। ये भी जो है वो आपका 6 मंथ की एज से चला जाता है, ठीक है। बच्चों को देखा होगा कि वो इसी पोस्टर में छोटे बच्चे सोते हैं, ठीक है, लेकिन सीपी बच्चे इस पोस्टर में नहीं सोते, ठीक है। उनकी फ्रॉक लाइक पोस्चरिंग होती है, उनकी टांगे दोनों ये टांग ऊपर हुई होती है, ठीक है। एक नॉर्मल बच्चा जो है वो बिल्कुल इसी तरह सोता है, आप ऑब्जर्व करके देखो। नॉर्मल बच्चा 2 to 3 मंथ्स का इसको देखो तो उसकी पोस्चरिंग बिल्कुल इसी तरह होती है, लेकिन सीपी बच्चों की फ्रॉक शेप पोस्चरिंग होती है। एंड दिस रिफ्लेक्स जो आपका 6 मंथ्स की एज पर 7 मंथ्स की एज पे चला जाता है, लेकिन सीपी बच्चों में ये रिफ्लेक्स परसिस्ट करता है। नेक्स्ट, देन प्लेसिंग रिफ्लेक्स। प्लेसिंग रिफ्लेक्स क्या होता है कि जब अब 4 डेज की एज पे जब प्लेसिंग रिफ्लेक्स आपको आती होगा, या छोटे बच्चे को जब किसी भी जो है वो हर्डल पे किसी भी चीज पर करोगे तो वो उनकी टांगे मूव करने की कोशिश करता है, ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन सीपी बच्चे जो होते हैं उनमें ये रिफ्लेक्स नहीं होता, ठीक है। वो बिल्कुल हाइपोटोनिक होंगे, वो अपनी मूवमेंट अपनी लेग्स की मूवमेंट शुरू करेंगे, जिसको हम स्टेपिंग रिफ्लेक्स भी कह सकते हैं कि वो टच करने के बाउंड टच करने के नेक्स्ट स्टेप जो है वो लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये रिफ्लेक्स जो आपका एट द एज ऑफ 6 या 7 मंथ्स चला जाता है, ठीक है, लेकिन सीपी बच्चों में ये रिफ्लेक्स होता ही नहीं है। नेक्स्ट, देन लेट साइंस क्या हो सकते हैं कि ये बच्चे जब अगर चलते भी हैं तो इनमें टिप टॉप वॉकिंग होती है, ठीक है, बिल्कुल अपने जो है वो आपकी हील जो है वो लगाते ही नहीं है ग्राउंड से, तो टिप टॉप वॉक करते हैं। देन प्लांटर रिस्पॉन्स विद टेंसर, आपका जो प्लांटर रिस्पॉन्स होता है दैट इज जो रिफ्लेक्सर, जब आप 1 ईयर की एज के बाद जब आप रिफ्लेक्सेस चेक करते हो तो आपका प्लांटर रिस्पॉन्स होता है वो नीचे की तरफ होता है, फ्लेक्शन रिस्पॉन्स होता है। लेकिन इन बच्चों का जो डिविनिटी रिफ्लेक्स भी हम कहते हैं कि प्लांटर रिस्पॉन्स अपवर्ड होते हैं प्लांटर बच्चे, तो इसका मतलब ये प्लांटर अपवर्ड होने का मतलब क्या है कि आपकी ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होती है, आपकी ब्रेन को इंसर्ट होती है, तो एक्सटेंसर रिस्पॉन्स जो रिफ्लेक्सेस डिस्क होते हैं तो उसके साथ प्लांटर्स अप गोइंग होते हैं, तो इन बच्चों का जो है वो हमेशा प्लांटर अप गोइंग ही रहता है, डाउन गोइंग नहीं होते। और उसके बाद कह सकते हैं कि हाइपरटोनिसिटी होती है, फ्लैप्स लाइफ हाइपरटोनिसिटी। फ्लैप्स लाइफ हाइपरटोनिसिटी कैसे होती है कि जब बच्चे को तो पहले तो खींचते रहो तो वो होता ही नहीं है, लेकिन एकदम से जब छोड़ते तो वो एक जागी लगता है, दैट इज अ फ्लैप लाइफ। ये भी बच्चों में होते हैं और ये इतनी स्ट्रॉन्ग हाइपरटोनिया हो जाता है कि इनमें बच्चों में कंट्रैक्चर्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिनमें प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं की जाती, जो माएँ नहीं ख्याल रखती, सीपी बच्चों को छोड़ देती है, वो आपके पास कॉन्ट्रैक्चर्स के साथ बुरी हालत में आते हैं, बहुत बुरी हालत में सीपी बच्चे आते हैं। उनके लेग्स के कॉन्ट्रैक्चर बने हुए होते हैं, उनकी नेक एक तरफ स्टिफ हो चुकी होती है, टांगों के कॉन्ट्रैक्चर्स बने हुए होते हैं, तो इन बच्चों में प्रॉपर फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी इन चीजों की बहुत जरूरत होती है। देन स्मॉल हैंड्स और आपकी हाथ भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। फिर डिले स्पीच होती है, बच्चे बोलते भी बहुत देर बाद है, बोलते भी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल जो है वो वॉइस होती है। नेक्स्ट, सेंसिटिव वॉकिंग। देन बिहेवियर प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं कि दे हैव पुअर एबिलिटी टू कंसंट्रेट, ते इरिटेबल होंगे, आप जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर सकते। ये वो सी डायप्लेजिक जो होते हैं और जो हेमिप्लेजिक सीपीज होते हैं ये उनमें होता है कि इनकी एबिलिटी जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर सकते, इंटेलेक्चुअली इंपेयर्ड होते हैं। एसोसिएटेड प्रॉब्लम सीपी के साथ क्या हो सकती है, देरी जल्दी है हियरिंग और विजुअल प्रॉब्लम्स, ठीक है, हो सकता है कि सुन नहीं सकते, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देख भी नहीं सकते। फिर वही होता है कि सेंसरी इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है, सेंसरी नर्वस सिस्टम जो इनका डैमेज हो सकते हैं, दे आर फेलियर टू थ्राइव, दे आर फीडिंग प्रॉब्लम्स, ऑब्वियसली जो है वो ये खुद फीड नहीं कर सकते, उनकी सक अच्छी नहीं होती, तो उसकी वजह से इनकी फीडिंग प्रॉब्लम्स भी होती हैं, इसकी वजह से वेट कम होता है, मैल नरिश्ड होते हैं, एंड ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल भी नहीं होता इन बच्चों में, ठीक है, ना तो उनको पता होता है कि when they have passes through, ना when they have to urinate, उनको कुछ भी नहीं पता होता। They have digestive problems होते हैं कि these patients have increased gastroesophageal reflux, ठीक है, इन बच्चों में मोस्टली जो सीपी चाइल्ड होते हैं वो उनकी डेथ जो होता है ये होती है कि
दूध पिलाया और छोड़ दिया, और फिर वो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स बहुत कॉमन है, जिसमें बच्चे एस्पिरेट कर सकते हैं, एस्पिरेशन निमोनिया के साथ आते हैं। देन स्केलेटल डिफॉर्मिटीज होती हैं क्योंकि कंट्रैक्चर्स बन चुके होते हैं, तो फाइब्रोसिस, लॉर्डोसिस, झुका हुआ स्केलेटन होता है, इसका जब चल नहीं सकते। देन डेंटल प्रॉब्लम्स होती है, ऑब्वियसली डेंटल हाइजीन की कोई केयर नहीं होती, तो इनके अंदर डेंटल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। नेक्स्ट, then mental retardation and learning disability और severe epilepsy भी most common होती है सीपी बच्चों के अंदर। ये है epileptic में तो छुट्टी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन ये most common जो होते हैं वो quadriplegic सीपी जो होते हैं, इनमें 4 limbs involved होते हैं, इनमें most common होता है severe epilepsy होती है, उन्हें लाइफ लॉन्ग इनको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पे रखना होता है। नेक्स्ट, डायग्नोसिस जो है बेसिकली आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन पे, फिजिकल एवेल्युएशन पे आप डायग्नोसिस बनाते हो, आप अपनी हिस्ट्री के ऊपर सीपी की डायग्नोसिस बनाते हो। कोई भी ऐसी टेक्निक एमआरआई, सीटी स्कैन की केस में आपको क्या मिलेगा, मतलब आपको सेरेब्रल एट्रोफी मिलेगी, लेकिन आपकी हिस्ट्री मेन चीज होती है सेरेब्रल पाथवे को डायग्नोस करने के लिए। आपकी हिस्ट्री के बेसिस के ऊपर मान लीजिए कि डिले कराई है, ठीक है, माइलस्टोन्स अचीव भी नहीं हुए, तो और अगर आप ये बता देंगे कि जी बर्थ प्लेस को जो है वो सेप्सिस था, आईसीयू में एडमिट रहा है, वेंटिलेटर पे रहा है, तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत आराम से सीपी को डायग्नोस करने के लिए आपको हेल्प करती है। सीटी स्कैन एमआरआई में अगर आप करवाओगे तो एमआरआई में और सीटी स्कैन में आपको मोस्ट कॉमन आपको सेरेब्रल एट्रोफी मिलती है। सेरेब्रल एट्रोफी कैसे सीटी स्कैन में पता चलता है? सीटी स्कैन में आपकी जो सल्काइज हैं, जो कि गायराइज है, बहुत प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। एक नॉर्मल बच्चे की सीटी स्कैन देखो तो उसमें सल्काइज गायराइज इतने प्रोमिनेंट नहीं होते, लेकिन जो सेरेब्रल एट्रोफी के बच्चे होते हैं उनमें सीटी स्कैन में आपको अच्छे वाले जो कॉर्टेक्स बहुत प्रोमिनेंट नजर आ रहा होता है, तो सेरेब्रल एट्रोफी हो जाती है बिल्कुल। ईईजी में आपको लो वोल्टेज ईईजी या फिर आपको एपिलेप्टिक चेंजेस मिलती है ईईजी में। नेक्स्ट, treatment जो है, there is no specific treatment to cure the cerebral palsy. Brain damage cannot be corrected. This is a statement. ये एक स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट है कि इसको जो है वो अभी तक साइंस जो है वो सीपी के बच्चों को, अब तो ये नई रिसर्चेस आ रही हैं कि कुछ जो है वो इस तरह के न्यूरॉन्स डेवलप हो रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं करेंगे हम लोग जो है वो बच्चों के अंदर इंजेक्ट करें। हमारे पास जो बहुत से सीपी बच्चे हैं उनके सैम्पलिंग्स करते हैं और बाहर यूएस में भिजवा रहे हैं कि कुछ ऐसे न्यूरॉन जनरेट करें जिसकी वजह से न्यूरॉन रीजनरेट हो जाए, लेकिन स्टिल जो है वो रिसर्च इज अंडर प्रोसेस, कुछ नहीं हो सकता। आप ये है कि आप अर्ली आइडेंटिफाई करें और मल्टी डिसिप्लिनरी केयर है, या आपको सपोर्टिव केयर प्रोवाइड कर सकते हो। सपोर्टिव केयर में यही है कि आप उसकी रेगुलरली फिजियोथेरेपी करो, ठीक है, अगर जो है वो उसकी पोस्टरिंग हो रही है बच्चे को तो आप एंटी एपिलेप्टिक्स दे दो, अगर स्टिफनिंग हो रही है तो आप जो है मसल रिलैक्सेंट्स दे दो। सीपी चाइल्ड की प्रोग्नोसिस इन आवर मेडिसिन इज नन। हम लोग जो जैसे ही आते हैं बच्चे हम मदद बता देते हैं कि इसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर मेहनत इज वर्थलेस, क्योंकि ये बच्चे जो है वो आगे जाके इनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं, और अगर सर्वाइव करते भी हैं तो बहुत बुरी हालत में रहते हैं ये लोग, ना तो ये खा सकते हैं, फिर मदर और फादर की एक लायबिलिटी होती है जिसको पूरी कर रहे होते हैं। ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपने अर्ली रिकमेंडेशन करनी है, इसकी इंटरवेंशन करनी है, और वही सपोर्टिव केयर, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के फाइन मोटर स्किल्स। आप जो बच्चे जो डायबिटिक बच्चे हैं, हेमिप्लेजिक बच्चे हैं, उनको बताएंगे भी राइटिंग करना सिखाएं उनको, इस तरह की चीजें बताएं, उनसे आस बताएं। और जिन लोग बोल नहीं सकते स्पेशल स्पीच थेरेपी देते हैं उन लोगों की सीपी स्टाइल है जो हेमिप्लेजिक है, जो डायप्लेजिक है, क्वाड्रिप्लेजिक, मोस्टली सीपी जो है वो क्वाड्रिप्लेजिक है, मोस्ट कॉमन फॉर्म जो सीपी है जिस क्वाड्रिप्लेजिक सीपी, उनके ऊपर तो आप इस तरह की कोई चीज नहीं कर सकते, इनमें बेसिकली आप फिजियोथेरेपी कर सकते हो। उन बच्चों की जो है वो लाइफ लॉन्ग फिजियोथेरेपी चलती रहती है, सक्शनिंग करते हो, उनके दीज पेशेंट हैव इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो इनमें आप भी कहते हैं कि मदर को चेस्ट फिजियोथेरेपी करते हैं, एनजी पास करते हैं हम लोग, ठीक है, बच्चों की, ताकि जो है वो नाक से उसको जो है वो फीड करवाते रहें, क्योंकि ओरल फीड तो ले नहीं सकते, क्योंकि बच्चे नाक नहीं सकते पेरेंट्स को, उसको किसी ना किसी तरह उनको सर्वाइव करना होता है। और ये बच्चे जो होते हैं मोस्टली बहुत ज़्यादा वेट गेन करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन के एरिया को ऐसे भी एरिया को इन्वॉल्व कर देते हैं जो आपकी आपका ब्रेन स्टेम में कुछ आपके ऐसे एरिया भी है जो आपके हुनर को कंट्रोल करते हैं, तो जब वो डैमेज हो जाता है तो बच्चों को भूख लगती है, फिर खाते हैं और फिर मोटे हो जाते हैं और बेडरिडन होते हैं और मोटे होते हैं और बहुत बुरी कंडीशन में सीपी जा रहा है। तो सीपी एक ऐसी टर्म है जिसकी बहुत पुअर प्रोग्रेस है और ये कंट्रोलेबल है। सीपी ऐसी चीज नहीं है अनटिल अनलेस कोई आपकी विजन ऐसी है जो डेवलपमेंटल या कंजेंटल है, ठीक है, लेकिन बाकी जो सीपी है वो कंट्रोलेबल है। अगर आप जो है वो हमारी ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस जो है, हमारी जो बेसिकली सीपी शुरू कहाँ से होता है, मदर से शुरू होता है। अगर मदर की केयर अच्छी होगी, मदर की एंटीनेटल केयर अच्छी होगी, मदर की डिलीवरी अच्छी जगह पे होगी, तो सीपी का रेट बाहर मुल्कों में सीपी का रेट बहुत कम है, क्योंकि पाकिस्तान में सीपी का रेट इसलिए ज्यादा है कि यहाँ पे मदर केयर अच्छी नहीं है, मदर को एनीमिया, मदर को इन्फेक्शन है, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, सीपी का रेट इस वजह से ज्यादा है, ठीक है। बाहर में तो हमारे हॉस्पिटलों में तो 1.5 kg के बच्चे नहीं बचते हैं, तो वहाँ पे तो 1 kg के बच्चे बच जाते हैं, कंप्लीट बच्चे नॉर्मल बच जाते हैं 1 kg के,
0.9 kg के 0.5 kg के बच्चे ग्राम के बच्चे बच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो वो भी बचते हैं। दैट इज अ पुअर हेल्थ सिस्टम इन आवर कंट्री। इसकी वजह से सीपी, और सीपी एक ऐसी चीज है जो एक पूरी लाइफ टाइम चलेगी साथ, आपको मदर और फादर के लिए, बच्चे के लिए भी एक जिंदगी का आधार होता है। इसको रोका जा सकता है अगर प्रॉपर केयर और प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाए बिफोर डिलीवरी। वही होते कि जैसे जो है वो फिजिकल इंडिविजुअल जो है वो नॉर्मल लाइफ स्पैन से उनका होता है, इट हैज वन साइड ऑफ द बॉडी इज इन्वॉल्व्ड एंड द फिजिकल चैलेंजेस इंटरनेशनल विद एज। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उनकी जो है वो एबिलिटी, उनकी लैंग स्ट्रेंथ, उनकी फटीग, उनकी स्पेसिफिसिटी इंक्रीज होना शुरू होता है। एनी क्वेश्चंस? फाइव मिनट्स आपको मिलाना चाहिए। उसमें जो है हम बच्चे को दबाते हैं, ठीक है, सक्शनिंग करते हैं, ईटीटी पास कर सकते हैं, एम्बू पैक करते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि विदिन 2 to 3 मिनट्स, इसीलिए जो जितने बड़े हॉस्पिटल हैं क्यों कहते हैं कि टर्शरी केयर हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाने के लिए, तो जब वो बच्चा पैदा होता है दूसरी बार जो है वो एक आपका पेरीनियोटोलॉजी का यूनिटोलॉजी का डॉक्टर उसको खड़ा होता है, ऑन टेबल खड़ा होता है, जैसे बच्चा होता है उसको स्लीप करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, तो ट्राई करवाने की कोशिश नहीं करता। अगर विदिन 2 to 3 मिनट्स ट्राई नहीं होती तो हम लोग ईटीटी पास कर देते हैं और एम्बू पैकिंग करना शुरू कर देते हैं। That's very important. जरूरी नहीं है न्यूटन का ये स्टिमुलेशन करती है, हल्का हल्का उसके पाँव पे रब करो आप। ये आज को जो दवाइयाँ वगैरह कहते हैं पेड़ लगाना शुरू तो क्या कुछ करते हैं, ये कुछ नहीं है। स्टिमुलेशन इज जस्ट रबिंग ऑन योर नीचे बेबी, इससे बच्चा स्टिमुलेट हो जाता है, ट्राई करना शुरू होता है। सक्शन करें, क्योंकि निकोली में एक्सप्रेशन होती है तो प्रॉपर सक्शन की वजह से होती है। इट्स प्रॉपर टेक्निक पेरीनियोटोलॉजी टर्शरी के हॉस्पिटल में होते हैं। पेरीनियोटोलॉजी एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है पेरीनियोटोलॉजी को डील करते हैं। मैडम ऐसा बच्चा जो कि 18 मंथ पे जो है अपने गोल्स अचीव ना कर सके, 18 मंथ पे उसे वो चलना चाहिए, इंडिपेंडेंट चलना चाहिए जी, तो आई थिंक ये जब 2 years जो है ना वो अभी भी यानी कि माँ का सहारा लेके उंगली पकड़ के वो चल लेता है। देखिए सीपी जो है वो मोस्टली आप अब जो कहते हैं कि 5 years की एज पे लेबल करते हैं, ठीक है। लेटेस्ट रिसर्च यही है कि आप देखो उसको 5 साल की उम्र तक या 3 साल की उम्र तक, 3 साल की उम्र तक या 5 साल की उम्र तक अगर वो नहीं करता देन यू हैव टू लेबल देम सीपी। ये चांसेस होते हैं कि वो 18 की एज की उम्र के बाद भी चलना शुरू करें। बाकी डेवलपमेंट देखें उसकी आप कि अगर वो खा अच्छी तरीके से रहा है, वो बैठ अच्छी तरीके से रहा है, वो आपको रिस्पॉन्स अच्छी तरीके से कर रहा है, तो यू कांट लेबल देम सीपी। सीपी आप जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है, पहले ये कहा जाता था कि 1 year की एज पर लेबल कर दो अगर नहीं चलता, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च यही है कि आप बच्चे को फॉर वेट करो फॉर एटलीस्ट फॉर एज ऑफ 3 years एंड नेक्स्ट 5 years। 5 years की एज के बाद आप उसको अगर नहीं अचीव कर रहे गोल्स टू ड्रीम की लेबल देम सीपी। तो 18 months के ऊपर पे यू कैन वेट फॉर 3 years। इसका डॉक्टर कोई डायग्नोसिस का है, कोई शीट है डायग्नोसिस की शीट? जी जी, डायग्नोसिस गोल की जो शीट है, डायग्नोसिस गोल्स की, वो एट द एज ऑफ 18 जो है जिस तरह से वॉक करनी चाहिए इंडिपेंडेंटली, तो अब तो 5 year तक आ गई नहीं। वॉकिंग तो आपके 1.5 years तक है, 2 years तक भी चलेगी है, लेकिन अगर वो 2 years तक वॉक नहीं कर रहा तो आप उसको देखो ना क्या हिस्ट्री क्या है उस बच्चे की, डेवलपमेंटल डिले क्यों है, कोई बार्टिस्टिक्सिया की हिस्ट्री है, कोई सेप्सिस की हिस्ट्री है, कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री नहीं है। अगर फिर भी वो सिर्फ वॉक नहीं कर रहा, यू कैन रूल आउट अदर थिंग्स। कोई उसको विटामिन डी की डेफिशिएंसीज तो नहीं है, कोई हाइपोकैल्सीमिया तो नहीं है, ये चीजें रूल आउट करो। बॉइलिंग ऑफ लेग्स तो नहीं है, ठीक है। पहले की हिस्ट्री है, ट्रांसफर फाइल भी पॉजिटिव था और इनके पहले था एक जो उसका भाई और उसकी डेथ हो चुकी थी, तो ये है ना जेनेटिक हिस्ट्री है ना उसकी, जेनेटिक हिस्ट्री उसकी है तो ये मेरे लेवल किया जा सकता है। यस लेवल पे जा सकते हैं। एक होता है डीजेनरेटिव ब्रेन डिजीज, दैट इज सिमिलर टू द सीपी, ठीक है। डीजेनरेटिव ब्रेन डिजीज में ऐसा होता है कि बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, चलते भी एक एज के ऊपर है, खाते पीते, लेकिन फिर एक ऐसी एज आती है जैसे 5 years की एज पे वो रिग्रेशन ऑफ माइलस्टोन्स होना शुरू हो जाते हैं, वो चलना छोड़ देते हैं, वो बैठना छोड़ देते हैं, ठीक है, खाना छोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद एटलीस्ट 5-10 years 10-11 years की एज तक वो मर जाते हैं। दिस इज अ डीजेनरेटिव ब्रेन डिजीज। ये जो है वो इनहेरिटेड डिसऑर्डर है कि बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हो गए आपके और फिर उनका रिग्रेशन ऑफ माइलस्टोन आना शुरू हो जाते हैं। अभी स्पीकिंग का है कि वो 2 फास्ट लगा के बोलना उसे शुरू किया है और टास्क प्रोफाइल जो है वो उसका ठीक आ गया था और उसे एमएमआर भी लगी थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मदर को मीजल्स के मदर को टार्च में कुछ इन्फेक्शन का मदर को हो सकता है बच्चे में वो फिर इशू है। एमएमआर बच्चे को 5 साल की उम्र में लगी चाहिए। एमएमआर जो है वो एक्सक्लूड हो चुकी है अब, ठीक है। अब तो सिर्फ मीजल्स की लगाते हैं, एमएमआर नहीं लगाते यूरोपियन कंट्रीज, लेकिन अगर लगवाना चाहो तो लगवा सकते हो। 9 months के ऊपर और 15 months के ऊपर एमएमआर लगती है,
वो दोनों गुजर चुके हैं, अब उसे कब लगेगी? अब आप लगा सकते हो, अब 5 ईयर की एज पे लगा सकते हो। तो ये तो आपको कैचअप वैक्सीनेशन आ जाएगी ना, ठीक है, जो उसकी एज वो तो गुजर चुकी है, लेकिन कैचअप वैक्सीनेशन पे आप लगवा सकते हो, कैचअप वैक्सीनेशन।